नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। मैं पहले बता दूं, मेंबर्स का स्वागत मैं सुबह की करंट अफेयर्स की वीडियो में कर चुका हूं। तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। दो आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे इंट्रोडक्टरी तरीके से दे दूंगा। तो एनर्जी सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020 कैसे मदद कर सकता है, बस इस बात को यहाँ पे बताया गया। अच्छा आर्टिकल है, अच्छा रिवीजन हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिसिटी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट आउट करने के प्रोबेबल सॉल्यूशंस बहुत डिटेल में बताए गए, अच्छे तरीके से बताए गए, इसको देखेंगे। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके हमारी भारत सरकार एक प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रही है। ठीक है भाई, इसके रिस्पेक्ट में मैंने आज के करंट अफेयर्स में बात की और पिछले 2 दिन से लगातार बात हो रही है। भारत सरकार बोल रही है कि जो 4 फैक्टर्स होते हैं आपके इस हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने में, जिसमें अंडर नूरिशमेंट, वेस्टिंग, स्टंटिंग और लो मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी, तो इसमें अंडर नूरिशमेंट वाला जो फैक्टर है इंडिया में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किया गया है। इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार क्यों रजिस्टर कर रही है प्रोटेस्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये पर्टिकुलर आर्टिकल के बेस्ड वीडियो अगर समय मिला तो मैं या विनीत सर आपके लिए लेके आएंगे। अभी अलग से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अलग से डिस्कस करने के लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है टर्किश फॉरेन पॉलिसी को लेके। इस समय पे मैंने आपको बताया था कि जो अर्डोगन साहब है वो खुद खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्या कर रहा है इस समय पे टर्की और रेसिप टैयिप अर्डोगन कि ये पूरी दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ग्रीस हो, ठीक है, चाहे वो इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, पूरी दुनिया के साथ ही इस समय पे टर्की कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है। ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पे अर्डोगन साहब, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। फिर एक अच्छा आर्टिकल और छपा है आज, यहाँ पे ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर है गिलिस वर्नेस, असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस और को डायरेक्टर है त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डाटा, अशोक यूनिवर्सिटी। इनका ये बोलना है कि अब इलेक्शंस में कास्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी की जो इंपॉर्टेंस है वो लिमिटेड हो गई है। आप सिर्फ कास्ट बेस्ड स्ट्रेटजी के बेसिस पे पूरा का पूरा इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। माइक्रो कास्ट बेस्ड टारगेटिंग और मैक्रो कास्ट बेस्ड टारगेटिंग की जाती है, वो सक्सेसफुल होती है। बट पहले के समय पे उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी, बसपा जैसी पार्टीज सिर्फ यादव वोट और जाटव वोट के बेसिस पे पूरा पूरा इलेक्शन जीत जाती थी, वो अब यहाँ नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर देखिए, ये सिंगू बॉर्डर पे जो दलित सिख पर्सन की किलिंग हुई है निहंग सिक्स के द्वारा, इसको लेके एक आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने काफी डिस्कस किया है। आज विनीत सर की एक वीडियो निहंग सिख से रिलेटेड भी मैं रिलीज करूंगा, तो वहां पे भी कुछ हल्की फुल्की बात होगी, तो अलग से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और फाइनली आईपीएल खत्म हो चुका है। धोनी जी की तारीफ कर रखी है, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की तारीफ कर रखी है। 4 टाइटल्स चेन्नई सुपर किंग्स के पास आ चुके हैं, मुंबई से पीछे मुंबई के पास 5 टाइटल्स हैं। धोनी 40 साल के हैं, बट उसके बाद भी यहाँ पे जिता के लेके आए हैं। पहले चेन्नई सुपर किंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा था, सब बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स इसमें, बट जब चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया है तो सब शांत पड़ गए। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है इन प्रीमियर लीग से रिलेटेड। क्रिकेट के बारे में आप में से ज्यादातर लोग बहुत कुछ जानते हो, तो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट 3 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला आर्टिकल है कास्ट बेस्ड स्ट्रेटजीज। देखिए, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटजी सीधे सीधे आपके एग्जाम में शायद मदद ना करें, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम करती है, इलेक्शंस किस प्रकार से काम करते हैं, इसका एक व्यू पॉइंट जरूर आपको आर्टिकल प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबा सके हेल्प कर सके तो जरूर हेल्प करें। मेंबर्स का नाम मैं रोज सुबह की वीडियोस में लेता हूँ, आज की करंट अफेयर्स की वीडियोस में ले चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देखिए, जब भी स्टेट इलेक्शंस आने वाले होते हैं, और अब इंडिया में स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी में इलेक्शंस का मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। तो जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग, और कॉन्स्टिट्यूएंसी मैपिंग में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज compete कर रही होती हैं वो कास्ट, कम्युनिटी, डेमोग्राफिक्स के डाटा को लेके आती हैं। ओवरऑल कौन से ग्रुप किस इलाके में कितने डोमिनेंट है, इनका वोट पड़ने से कितनी सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, इसकी प्रॉपर भाई एनालिसिस होती है। ठीक है ना, और उस एनालिसिस के हिसाब से वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग को डिसाइड करती हैं, प्री पोल पोस्ट पोल सर्वेज होते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यूपी के इलेक्शंस बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। यूपी में बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी ये कुछ बड़े नाम है। ठीक है, कांग्रेस बहुत लंबे समय से एक बड़ा नाम नहीं है यूपी के इलेक्शन में, हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी भी काफी दिनों से जीती नहीं है। देखा जाए तो अपर क्लास वोट्स की बात की जाए, ब्राह्मण वोट्स की बात की जाए, तो भाई ये बीजेपी के पास जाते रहे।
अगर जाटव वोट्स की बात की जाए तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि मायावती जी की पार्टी, इनके पास जाते रहे। और अगर आप बात करो यादव वोट्स की, तो वो ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी के पास जाते रहे। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब अलग अलग कास्ट के वोट को खींचने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट से ये नहीं जीत सकती। तो आप देखोगे कि ब्राह्मण और राजपूत कम्युनिटी के वोट्स को खींचने की कोशिश कर रही है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं, उनका वोट खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तो आप देखो तो ये जो माइक्रो टारगेटिंग और मैक्रो कॉस्ट टारगेटिंग है, इसको बहुत मेजर स्केल पे इंप्लीमेंट करती है, और बीजेपी देखिए इसमें सक्सेसफुल भी बहुत हुई है। मैक्रो कास्ट टारगेटिंग क्या होती है? देखिए क्या होता है कि अब यादव कास्ट है, अब यादव कास्ट को ओवरऑल टारगेट करना है, इसको आप बोलते हो मैक्रो टारगेटिंग। और यादव कास्ट के अंदर जो अलग अलग सबसेक्ट्स हैं, उन अलग अलग सबसेक्ट्स के लीडर्स को उठाना, उनको मोबिलाइज करना, लोकल और रीजनल लेवल पे इन अलग अलग सबसेक्ट्स के लिए अलग अलग प्लान चलाना, इसको बोला जाता है माइक्रो टारगेटिंग। तो डेफिनेटली कास्ट उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के इलेक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये समझना है कि सिर्फ एक कास्ट के दम पे या केवल कास्ट आइडेंटिटी के दम पे आप वोट जीत जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ जाटव वोट के दम पे जब कभी बसपा जीता करती थी, या सिर्फ वादव वोट के दम पे जब कभी सपा जीता करती थी, या अपर कास्ट के वोट पे दम पे बीजेपी जीता करता था, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। पहले के वोटिंग ट्रेंड्स में ये देखने को मिला है कि जो रिच यादव्स हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट देना पसंद करते हैं। कई बार बहुत से ऐसे जाटव से जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपने मोडस ऑपरेंडी को बदल रहे हैं, और इस मोडस ऑपरेंडी के चलते वो अलग अलग कास्ट को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अब अपने आप को सीधे सीधे एक कास्ट के साथ एफिलिएटेड नहीं दिखा सकती। अगर वो अपने आप को एक कास्ट के साथ एफिलिएटेड दिखाएंगे, उनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, तो 2014 से बीजेपी ने माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रेटजी को बड़ा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। तो इसमें क्या किया जाता है कि भाई कास्ट के आधार पर तो अपील की ही जाती है, कास्ट में जो छोटी छोटी सब कास्ट होती है उनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम, जैसे स्मॉल कास्ट मेलास, नॉन डोमिनेंट ओबीसी लीडर्स को इंक्लूड करना, उनको एमएलए की या एमपी की सीट देना अगर वो किसी एक रेलेवेंट जगह पे मेन बीजेपी पार्टी के लिए बहुत सारे वोट्स लेके आ पाते हैं, तो कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर इवेंट्स करवाना, पब्लिक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोविजन इस प्रकार से करना कि वो सारे सेक्शंस के पास बिना किसी बायस के पहुंचे। और यहाँ पे फिर नेशनलाइजेशन के टूल को भी जोड़ देना। बीजेपी के अगर ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये हिंदू नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, जबरदस्ती नेशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, भारत सरकार को बिल्कुल सही दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे लीडर्स को सही दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया से भारत को खतरा है, इस प्रकार के थॉट प्रोसेस से वोट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो डेफिनेटली वोट्स को मोबिलाइज करने के लिए कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। यहाँ पे कास्ट अर्थमेटिक आ जाएगी, आपको डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, आपको अलग अलग कास्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी चलाने पड़ेंगे, और ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की आइडेंटिटी पे आप, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर कर समाजवादी पार्टी के लिए समझा जाता था कि इनके जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेक्शंस हैं, वो सब यादव हुआ करते थे। अब इस प्रकार की पॉलिसी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। किसी एक कास्ट के दम पे आप कभी भी पूरा जीत पाओ, ऐसा होना मुश्किल है। उसकी एक वजह यह भी है, 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश में ट्रेंड देखा गया है। पहले उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकार बनानी थी, तो अगर 35% वोट आ रहे हैं, आपकी सरकार बन जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2012 में जब वोट पड़े थे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको 35% वोट मिले, वो सरकार बना लेगी। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब 2017 में वोट पड़े, तो बीजेपी को 43% वोट मिले, तब बीजेपी सरकार बना पाई। तो मतलब अब वोट शेयर आपका बड़ा होना चाहिए। तो 2012 में जब 35% वोटों से सरकार बनती थी, 2017 में 43% वोटों से सरकार बनी। अब 43% वोट आप किसी एक कास्ट से नहीं ले सकते, आपको अलग अलग कास्ट जब तक सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन कास्ट, रिलीजन, वेलफेयर, नेशनलिज्म, हर चीज के आधार पर हो रहा है, एक इंडिविजुअल कास्ट के आधार पर नहीं हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अमेंड कर रही है। बस यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये जो रेसेप तैयब अर्दोगन है और जो टर्की की फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात हो रही है। देखिए जहां पे भी पहले पहले ओटोमन अंपायर का राज हुआ करता था वहां वहां अभी टर्किश इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट हो, इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो। तो अगर देखा जाए तो टर्की ने अपने ट्रूप्स को इराक और सीरिया में डिप्लॉय कर रखा है। आज की डेट में जो लिबिया में इस्लामिक फैक्शन है उसके साथ टर्की बातचीत कर रहा है, और सीरियन मिलिशिया के साथ कैसे लड़ना है लिबिया वालों को, इसके बारे में टर्की मदद कर रहा है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ओशन की बात की जाए तो वहां पर टर्की की नेवी ग्रीस और साइप्रस के साथ लड़ रही है। ओवरऑल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ये जो गैस रिजर्व्स पाए गए हैं इसको लेके एक नेवल कन्फ्रंटेशन सा हो गया था ग्रीस के बीच में और टर्की के बीच में। साउदर्न कॉकेसस रीजन में भी टर्की को एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्लेयर माना जा रहा है। आर्मेनिया को हराने में अजरबैजान का बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया यहाँ पे टर्की ने। ओवरऑल अजरबैजान की एक बहुत बड़ी टेरिटरी को खींच ले गया कौन? आर्मेनिया। किसके दम पे? टर्की के दम पे। अगर आप नक्शा देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर नक्शे को तो आर्मेनिया का ये जो साउदर्न रीजन आपको दिख रहा है ना, जांजेजुर कॉरिडोर, ये जो जांजेजुर कॉरिडोर है इसके ईस्ट में आता है अजरबैजान और इसके वेस्ट में आता है आपका ये नाकचिवन नाम की एक जगह। अब ये जो नाकचिवन नाम की जगह थी ये पहले आर्मेनिया के पास थी, अब ये अजरबैजान के पास चली गई, अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन देखिए नाकचिवन और अजरबैजान के बीच में सीधे सीधे कंटिन्यूअस कनेक्शन नहीं है, तो अब अजरबैजान चाहता है कि जांगेजुर कॉरिडोर के ऊपर अजरबैजान का सीधा कब्जा हो जाए। टर्की भी ऐसा चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम है ईरान जो अपना आर्मेनिया के साथ बॉर्डर बनाता है वो इस जांगेजुर कॉरिडोर के थ्रू बनाता है। तो आगे आने वाले समय में अगर अजरबैजान फिर से आर्मेनिया के साथ वॉर करता है जांगेजुर कॉरिडोर को कब्जाने के लिए तो यहाँ पे ईरान भी पिक्चर में आ जाएगा। अगर ईरान को लैंड एक्सेस चाहिए कॉकेसस रीजन का तो उसके लिए जांगेजुर कॉरिडोर का आर्मेनिया के पास रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पर्टिकुलर कंट्री अजरबैजान इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाए ये ईरान भी नहीं चाहेगा। तो आगे आने वाले समय में इस जांगेजुर कॉरिडोर को लेके अगर टर्की 1 लिमिट से ज्यादा अजरबैजान का सपोर्ट करता है तो हो सकता है आर्मेनिया के फेवर में यहाँ पे ईरान आ जाए। तो ये चीज क्या बता रही है? ये चीज ये बता रही है कि टर्की के जो मॉडर्न डे इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी ला सकते हैं आगे आने वाले समय में। टर्की कुछ ऐसी एक्टिविटीज में, कुछ ऐसे एक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा बेलिजरेंट समझे जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो ओटोमन अंपायर में जो सुल्तान का ऑरा हुआ करता था ना, कुछ इस प्रकार का ऑरा लाने की कोशिश कर रहे हैं एर्डोगन, और ये बात ना सऊदी अरेबिया को पसंद आ रही है, ना इजिप्ट को पसंद आ रही है और ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को पसंद आ रही है। इनफैक्ट ईरान और रशिया भी इस समय पे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। किससे? टर्की से। ईरान क्यों खुश नहीं है ये तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया। सीरिया की बात की जाए तो सीरिया और इराक में टर्की की मिलिट्री इन्वॉल्व है। सीरिया इराक में इन्वॉल्व होने की जो मेजर वजह है वो है कुर्ड। ये जो कुर्ड नाम की आप कह सकते हो ये फोर्स है, फोर्स क्या कह सकते हैं, एक एथनिसिटी है। कुर्ड बेसिकली एक एथनिसिटी है। ये सीरिया में भी पाए जाते हैं, इराक में भी पाए जाते हैं, टर्की के एक बहुत बड़े इलाके में पाए जाते हैं। और पहले तो ये इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, अब तो बहुत सारे कुर्ड्स ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। अब ऑटोनॉमी तो देखो इनको मिलने से रही। क्या लगता है कि टर्की अपने किसी भी इलाके के अंदर एथनिसिटी के बेसिस पे ऑटोनॉमी देगा? ऑब्वियस सी बात नहीं देगा। तो ये जो सीरिया और आपका टर्की का बॉर्डर है, यहाँ पे जो भी इलाके थे जहाँ पे पहले तुर्क ये जो कुर्ड्स डोमिनेट करते थे, इन कुर्ड्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया टर्की ने। टर्की सीरिया के अंदर घुस के, इराक के अंदर घुस के इन कर्ड्स के ऊपर अटैक करता है। इन कर्ड्स को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एयरफोर्स के थ्रू, लीथल ड्रोन्स के थ्रू इनके ऊपर अटैक किया जाता है। टर्किश और सीरियन बॉर्डर पे टर्की का पूरी तरीके से कंट्रोल आ चुका है और कुर्ड्स यहाँ पे काफी हद तक पीछे ढकेले जा चुके हैं। ये जो इदलिब नाम की जगह है सीरिया में, जहां अभी भी ये जो कुर्ड्स हैं वो डोमिनेंट है, तो इदलिब में भी इन कुर्ड्स को दबाने के लिए टर्की क्या कर रहा है कि HTS नाम का यानी हयात तहरीर अल शम नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ओवरऑल सीरियन नेशनल आर्मी को ताकतवर कर रहा है, ताकि ये सीरियन नेशनल आर्मी जो कि टर्की के साथ अलाइंड है पूरी तरीके से इन कुर्ड्स को हरा दे। तो कुल मिला के कुर्ड्स के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त फ्रंट खोल रखा है यहाँ पे किसने? आपका टर्की ने। फिर टर्की की बात की जाए तो आर्मेनिया वाली कहानी तो मैंने आपको बताई दी, नक्चीवान इनक्लेव वाली कहानी मैंने आपको बताई दी। ये जो जांगेजुर कॉरिडोर है ये भाई याद रखिएगा, जांगेजुर कॉरिडोर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। नक्चीवान इनक्लेव आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक्चुअली में अगर बीच में आर्मेनिया है
तो इस तरफ भी अजरबैजान है, इस तरफ भी अजरबैजान है, और यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर अजरबैजान का नक्चीवन एनक्लेव के थ्रू टर्की के साथ लगता है। और टर्की ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे अजरबैजान की मदद की है और अर्मेनिया ह्यूमिलिएट हो गया। लेकिन जो जांगेजुर कॉरिडोर है जो कि नीचे ईरान के साथ जुड़ता है, ये जांगेजुर कॉरिडोर भी आगे आने वाले समय में अजरबैजान कब जाना चाहता है। अगर टर्की मदद करता है तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। फिर अगर बात की जाए तो टर्की ने एक ट्राईपार्टाइट सिक्योरिटी अलायंस बनाया है, किसके साथ? जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ। और ये जो जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ टर्की का अलायंस बन रहा है वो कुछ हद तक रशिया के अगेंस्ट जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी में, अगर ये ब्लैक सी है तो यहाँ यूक्रेन है, नीचे यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है, इधर रशिया है, क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर रशिया का कब्जा है। लेकिन यूक्रेन के साथ और जॉर्जिया के साथ रिश्ते अच्छे करके ओवरऑल रशिया को यहाँ पे नाराज कर रहा है टर्की। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि यूक्रेन को मिलिट्री ड्रोन्स बेच रहा है टर्की, जिसके चलते रशिया यहाँ पे नाराज हो रहा है। और ये जो ब्लैक सी है, ये मेडिटेरेनियन सी से अगर जुड़ने की बात आए तो एक बॉस्फोरस स्टेट और सी ऑफ मरमरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बॉस्फोरस स्टेट्स पूरी की पूरी टर्की के कंट्रोल में है। तो अगर आगे आने वाले समय में ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ना है तो सारे के सारे शॉट्स टर्की के हाथ में। तो रशिया को इस बात का डर है कि आगे आने वाले समय में अगर रशियन व्हीकल्स की एक्सेस बॉस्फोरस के थ्रू बंद कर दी गई तो ओवरऑल ब्लैक सी का जो कनेक्शन है किसके साथ? मेडिटेरेनियन सी के साथ, वो टूट जाएगा। और उस केस में फिर रशिया और टर्की के बीच के जो टेंशन है वो बहुत बढ़ सकते हैं। फिर ओवरऑल फ्रांस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में टर्की के एक्शंस के खिलाफ ग्रीस को पूरी ओपन तरीके से सपोर्ट दे रहा है फ्रांस। तो जब अफ्रीका के अंदर पॉलिटिक्स की बात आती है तो टर्की एक तरफ नजर आता है और ग्रीस और फ्रांस जैसी कंट्रीज एक तरफ नजर आती हैं। टर्की की इंडिया के साथ कितनी ही दोस्ती आपको पता ही है। टर्की अक्सर कर इंडिया में कश्मीर के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, तो इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने फ्रंट यहाँ पे खोल ही रखा है। ओके, आज की डेट में टर्की की यूएस रशिया के साथ भी नहीं बन रही है। अच्छा, रशिया के साथ नहीं बन रही है तो मैंने बताया आपको, यूएस के साथ भी नहीं बन रही है, थोड़ा अजीब लगता है। रीजन बीइंग कि नाटो पार्टनर है टर्की और नाटो पार्टनर है आपका यूएसए। तो कल की डेट में अगर टर्की के ऊपर अटैक होता है तो नाटो का मेंबर होने के नाते यूएस को टर्की की मदद के लिए जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन टर्की का ऐसा बोलना है कि ये जो सीरियन कुर्ड्स हैं इनको खुलेआम यूएस सपोर्ट करता है और ये सीरियन कुर्ड्स टर्की की आर्मी के अगेंस्ट अटैक करते हैं। कहीं पे भी कुर्दिश ऑटोनॉमी की बात आ जाती है ना तो टर्की के कान खड़े हो जाते हैं, टर्की बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। और ओवरऑल किसी भी ऐसे इवेंट को जिसमें कुर्द्स को किसी भी प्रकार की ऑटोनॉमी या किसी भी प्रकार की सपोर्ट की बात आती है तो टर्की बिल्कुल ही बेलिजरेंट हो जाता है यहाँ पे। तो मिस्टर अर्डोगन यहाँ पे यूएस को सीधे सीधे बोल रहे हैं कि तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, जबरदस्ती इन सीरियन कुर्ड्स की मदद कर रहे हो, टर्की की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। टर्की ने यूएस को स्किप करके रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीद लिया। उसके बाद F-35 ये जो फाइटर जेट प्रोग्राम था यूएसए और टर्की का मिला के जो काम था, S-400 खरीदने की वजह से इस प्रोग्राम से यूएस ने किसको निकाल दिया? टर्की को बाहर निकाल दिया। अगर बात की जाए तो भले ही मिस्टर एर्डोगन और मिस्टर पुतिन के बीच के रिश्ते अच्छे ना हो, टर्की और रशिया के रिश्ते अच्छे ना हो, जी हाँ, अगर आप बात करो सीरिया की, लिबिया की, यूक्रेन की, अजरबैजान अर्मेनिया कॉन्फ्लिक्ट की, तो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्की और रशिया के जो मेल है, जो व्यू पॉइंट्स है वो मेल नहीं खाते। उसके बावजूद भी मिस्टर एर्डोगन और मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के बीच में अच्छी खासी बात होती रहती है। टर्की एक बहुत बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चर प्रोक्योरर है, बहुत सारे वेपन्स खरीदता है। और आपको पता है कि रशिया के वेपन्स अगर कोई खरीद ले तो रशिया को वो पर्टिकुलर कंट्री बहुत पसंद आती है। टर्की के से इतना प्यार है रशिया को कि CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो भी कमिटमेंट्स थे उनको भी फॉलो नहीं किया रशिया ने। जब आर्मेनिया हार रहा था अजरबैजान से तो रशिया वहां पे सपोर्ट करने भी नहीं गया। तो ओवरऑल जब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि भाई टर्की के पास से यूएस की एयरफोर्स का सपोर्ट जा रहा है, तो यहाँ पे रशिया ने अपनी एक डील सामने रख दी कि आगे आने वाले समय में ये जो सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट है वो रशिया के हम टर्की को बेचेंगे। अगर आपके पास F-35 जेट नहीं है यूएस के, टेंशन मत लीजिए, हम आपको सुखोई 57 जेट्स बेचेंगे। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो रशिया का टर्की के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो एर्डोगन की पॉलिसी है ना, ये कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी चल रही है। बहुत हद तक यूएस के साथ भी कन्फ्रंटेशन है, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर और क्रीमियन पेनिनसुला के मुद्दे को लेकर रशिया के साथ भी कन्फ्रंटेशन में, ईरान के साथ भी कन्फ्रंटेशन में, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया इजिप्ट के साथ भी कन्फ्रंटेशन में, यूएस के साथ तो है ही, इंडिया के साथ तो है ही, फ्रांस के साथ तो है ही, ग्रीस के साथ तो है ही।
तो बिल्कुल ही ओटोमन मूड में आ चुके हैं यहाँ पे अर्डोगन और सबके साथ ही पंगा लेने पे उतारू हैं। कितना पंगा ले पाते हैं वो एक अलग बात है। मैं आपको बता दूं टर्की मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है, बट आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप एक लिमिट से ज्यादा लोगों के साथ पंगा नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पावरिंग द एनर्जी सेक्टर। द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इज अ गेम चेंजर। इंडिया एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है। आगे आने वाले समय में हमारे देश में एनर्जी सप्लाई की अवेलेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है अफोर्डेबल रेट्स पे। अगर डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को फुलफिल करना है तो एनर्जी सेक्टर को भाई आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे एनर्जी सेक्टर में इस समय पे काफी प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को लेके। हमारे देश में ओवरऑल लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स बहुत महंगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, ऑपरेशंस इनएफिशिएंट है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। स्टेट लेवल की टैरिफ पॉलिसीज अभी भी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुई है, जिसके चलते एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे एनर्जी सेक्टर को सॉल्व करने के लिए एक पैनेशिया देखा जा रहा है किसको, आपके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म है। क्यों गेम चेंजिंग रिफॉर्म है? क्योंकि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि स्टेट की है उनको डी लाइसेंस करता है। आज की डेट में स्टेट जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अभी एक सरकारी कंपनी है। ऐसी बहुत सी सरकारी कंपनी अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, ठीक है। जो स्टेट के डिस्कॉम बोर्ड से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो सरकारी है, और ये सरकारी कंपनी एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करती है, करप्शन में इन्वॉल्व होती है। तो ओवरऑल इन सरकारी कंपनीज के पास लाइसेंस रहे ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये जरूरी नहीं है, डी लाइसेंसिंग की जरूरत है और प्राइवेट प्लेयर्स के आने की जरूरत है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है दिल्ली का। दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन होने से डिस्कॉम्स का क्या हुआ कि जो इनके एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस हैं वो 2002 में 55% थे, 2020 में 9% आ गए। जी हाँ, दिल्ली के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस 55% से कम होकर 9% पे आ गए। तो इसका क्या मतलब है कि भाई पावर सेक्टर में अगर आप प्राइवेटाइजेशन करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस कम होंगे और एक कॉमर्शियल और प्रॉफिटेबल बेस पे काम करने की, कॉम्पिटिटिव बेस पे काम करने की होड़ लगेगी। अभी क्या है कि राज्य की सरकारी कंपनीज हैं, तो सरकारी कंपनीज कॉम्पिटिटिव बेसिस पे काम नहीं करती हैं। उनको पता है कि सरकारी रेवेन्यू से उनको जैसे तैसे करके बचा लिया जाएगा। प्लस यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी बैरियर्स को हटाने की जरूरत है, एडिशनल सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हटाने की जरूरत है। व्हाट इज क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज या फिर क्रॉस सब्सिडी बैरियर या फिर क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? देखिए, क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बहुत सारे लोग बिजली खरीदते हैं। तो एक खेती करने वाला किसान भी बिजली खरीदेगा, एक नॉर्मल हाउस होल्ड अपने घर में पंखा एसी चलाने के लिए बिजली खरीदेगा, एक इंडस्ट्रियल प्लेयर भी बिजली खरीदेगा। अभी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप बिजली सस्ते में बेच रहे हो, दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आप बिजली महंगे में बेच रहे हो, तो सस्ते वाले को सब्सिडी मिल रही है और महंगे वाले को सब्सिडी बियर करनी पड़ रही है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये जो क्रॉस सब्सिडी वाला मैकेनिज्म है ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कम होना चाहिए। ये जो राज्य की सरकारें अलग से सरचार्ज और पैसे बढ़ा के बिजली का बिल लेके आती हैं, ये यहाँ पे कम होना चाहिए। जिस प्रकार से कस्टमर्स के पास एक फोन नेटवर्क चुनने के अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे आज की डेट में अगर आपको फोन नेटवर्क लेना हो तो आप रिलायंस का ले सकते हो, वोडाफोन आइडिया का ले सकते हो, एयरटेल का ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है। उसी प्रकार से जब हमको बिजली खरीदनी हो तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, और इस प्रकार के ऑप्शंस आज की डेट में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे स्टेट्स में जो उतने डेवलप्ड स्टेट्स नहीं है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो पावर सेक्टर में बहुत सारी साइमल्टेनियस पावर कंपनीज के होने से होगा क्या, होगा ये कि पावर सेक्टर में कंपटीशन आएगा, और जब पावर सेक्टर में कंपटीशन आएगा तो ऑटोमेटिकली जो टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस हैं ये कम होने लगेंगे। और फिर टैरिफ भी रिवाइज किया जाएगा। पावर सेक्टर में टैरिफ कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो स्टेट की सरकारें ठीक तरीके से मीटरिंग नहीं कर रही हैं, टैरिफ कम रख रही हैं ओवरऑल अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये सब चीजें सही नहीं हो पाएंगी। तो ये सब चीजें एड्रेस की जा रही हैं। किसके थ्रू ये एड्रेस की जा रही हैं? तो ये भाई इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020 के थ्रू ये एड्रेस की जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 के थ्रू जो ये बादशाहत है आपकी स्टेट डिस्कॉम्स की, ये कम होगी। ओवरऑल क्रॉस सब्सिडीज कम होंगी, एडिशनल ड्यूटीज जो लगाई जाती है वो कम होंगी, एग्रीगेट टेक्निकल और कॉमर्शियल लॉसेस जो होते हैं स्टेट लेवल इंटरप्राइजेस के, ये यहाँ पे कम होंगे। फिर ये भी बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जीएसटी के अंदर लाने की जरूरत है। अगर हम जीएसटी के अंदर लाते हैं इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को, तो पावर जनरेटर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, इस प्रकार की जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, ओवरऑल ये जीएसटी के अंदर अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचती हैं तो ये सरकार से जीएसटी रिफंड ले सकती हैं, और अगर आप सरकार से जीएसटी रिफंड ले लोगे तो और चीजें अच्छी हो जाएंगी।
तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ही टैक्स फ्री करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीएसटी के अंदर इसको लाने की जरूरत है, स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत है, स्मार्ट ग्रिड्स लगाने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके। फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की पुश की भी बात हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये हमारे सामने एक बड़ी ही सैड रियलिटी बन के सामने आया है, तो रूफ टॉप सोलर प्लांट्स लगाने की जरूरत है धीरे, लेकिन हालांकि 2022 का जो टारगेट है उस हिसाब से रूफ टॉप सोलर प्लांट्स बहुत कम लगे हैं, केवल 5 से 6 गीगावाट्स के प्लांट ही अब तक इंडिया में लगे हुए हैं। इस पर्टिकुलर बिल में, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में, एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन बनाने की बात की जा रही थी और अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही थी। लीगल हैसल्स के चलते ये नहीं हो पाया है, बट अगर हम इसको इमरजेंसी बेसिस पे कर दें तो डेफिनेटली दिस विल बी हेल्पफुल। प्लस ये जो अलग अलग पावर प्रोक्योरर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके पास परचेज ऑब्लिगेशन होने चाहिए, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो अगर ये 100 यूनिट्स परचेज करके कस्टमर्स के बीच में बांट रही हैं, तो कुछ परसेंटेज यूनिट्स रिन्यूएबल एनर्जी की होनी चाहिए, जिससे हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ भी लड़ सकें। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस एक और फीचर था इस बिल का, क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। अगर हम एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, तो ये जितने भी आपके पावर डिस्कॉम कंपनीज हैं, इनको अकाउंटेबल किया जा सकता है कि ये सब्सिडीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें, टैरिफ्स को सही तरीके से लगाएं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रॉपर तरीके से बेचें, एफिशिएंसी लाएं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इंप्रूवमेंट्स बताए हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर को सॉल्व करने के लिए और वायबल बनाने के लिए, वो सब कहाँ पे लिखे हुए हैं? वो सब लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में। तो यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ ना कुछ यूजफुल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे देके कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं, लाइक किए बिना मत जाइए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।